नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें जो तमाम आंकड़े आए हैं आज इसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस आज करेंगे कि ये जो आंकड़े हैं इनके पीछे की वजह क्या कुछ है और भी सारी चीजें इसको लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। अनूप नौटियाल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सर के एनजीओ भी है और एनवायरमेंट के लिए भी काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, जो एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है 2018 से 22 की भी है और 2008 से 22, मतलब ओवरऑल इसमें हम दो कैटेगरी देख रहे हैं, एक अस्थायी पलायन और एक स्थायी पलायन। तो हमारे दर्शक थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि स्थायी पलायन कितना हुआ, अस्थायी पलायन कितना हुआ इस बीच। इसमें देखिए, आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पृष्ठभूमि साझा करना चाहूंगा आपके दर्शकों के साथ में पलायन निवारण आयोग को लेके। इनफैक्ट पहले इसका नाम पलायन आयोग था और हाल ही में नाम बदला गया है, पलायन निवारण आयोग किया गया है। हाँ तो जी। पलायन निवारण आयोग की जो पहली रिपोर्ट आई थी वो अप्रैल मई 2018 आप कह सकती हैं, यानी लगभग 5 वर्ष पूर्व पहली रिपोर्ट है। और अभी हाल ही में दूसरी रिपोर्ट आई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम स्थायी अस्थायी पलायन की बात करें तो हम इन दो रिपोर्ट्स को भी समझें, जानें कि भाई एक रिपोर्ट 5 साल पहले और एक रिपोर्ट आज की। अब इन दो रिपोर्ट्स में क्या 5 बड़े अंतर हैं, मैं वो भी साझा करना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं उस दौरान जो है, जो आपका सवाल है उसका भी जवाब आ जाएगा। तो देखिए, एक बिल्कुल। जो सबसे स्पष्ट बात जो निकल करके इन दो रिपोर्ट्स में आती है, जो 5 साल पहले वाली रिपोर्ट और जो वर्तमान की रिपोर्ट है, वो ये निकल कर आती है कि उत्तराखंड राज्य में पलायन बढ़ा है। पिछले 4 साढ़े 4 साल में पलायन बढ़ा है। जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें ये जानकारी आई थी कि पूरे टोटल जो पलायन राज्य में हुआ था 10 सालों में, यानी 2008 से 2018, वो 5,02,000 लोगों का हुआ था। तो सरिता जी, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट पे नहीं जाऊंगा, वो बड़ा सिंपल ठीक है। है। तो अब ठीक है। 5 लाख कह सकती हैं क्योंकि 5 लाख लोगों ने 10 साल में पलायन किया। तो ये एक तो मोटी मोटी बात ये हो गई। और जो नई रिपोर्ट सामने आई वो हमें बताती है कि 3,35,000 लोगों ने पिछले 4 साढ़े 4 साल में पलायन किया। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, 5 लाख लोग 10 साल में और 3,35,000 लोग 4 साढ़े 4 साल में, तो निसंदेह जी। पलायन बढ़ा है। अभी जो 3,35,000 का आंकड़ा है, इसमें दो श्रेणियां आती हैं। एक जिसे पलायन निवारण आयोग स्थायी पलायन कहता है। स्थायी पलायन का अर्थ यह है कि भाई आपने उत्तराखंड अपना जो आपका गांव था या जो भी आपकी रिहाइश थी, आपने उसको परमानेंटली छोड़ दिया है। अब आप वापस कभी गांव लौट करके नहीं आते हैं, तो उसकी उन्होंने एक डेफिनेशन दी है स्थायी पलायन की। और अस्थायी पलायन ऐसा है कि ठीक है, आप रोजगार के चक्कर में या किसी और कारणवश आप अपने गांव से बाहर गए हैं, लेकिन आपका अपने गांव से जो है नाता वो टूटा नहीं है, आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो सर। वो अस्थाई और अस्थाई पलायन है। ये हकीकत है कि इस बार की जो रिपोर्ट है, पिछली बार की रिपोर्ट की तुलना में स्थायी पलायन निसंदेह कम हुआ है, 40% कम हुआ है। लेकिन जो अस्थाई पलायन है उसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को आई है। तो उसको अगर मैं समराइज करूं सरिता जी, तो बहुत लंबा आंसर हो जाता है। और इसको लेकर के मैं तो आपके साथ 5 बातें साझा करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। हो सकता है आपका कोई और सवाल हो। मैं अपनी बात को ये कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि जो 10 साल पहली रिपोर्ट में 5 लाख लोगों ने 10 साल में पलायन किया था, और दूसरी रिपोर्ट में 3,35,000 लोगों ने 4 साढ़े 4 साल में पलायन किया है, तो स्वयं सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पलायन बढ़ा है। लेकिन अगर हम अस्थायी पलायन की बात करते हैं, वो बढ़ा है जैसा आप बता रहे हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर अगर वो रोजगार के लिए बाहर गए हैं मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी रोजगार की कमी ही है। तो यही एक वजह है कि वो बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं, समझ सकते हैं या कह सकते हैं। निस्संदेह इसमें कहीं कोई, देखिए, कोई संदेह नहीं है। बल्कि एक चीज तो पलायन आयोग की भले ही कई लोग जो है उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं चूंकि मैं पक्षधर हूं इस किस्म के डेटा का, क्योंकि जब तक हमारे सामने डेटा नहीं होगा तब तक हम कोई प्रॉपर बात नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, इसको स्वीकारना चाहिए। जो पहली रिपोर्ट भी जो जो पलायन आयोग निवारण आयोग की जो अप्रैल 2018 मई 2018 में आई थी, उसने हमें कारण भी बताए थे। और वो स्पष्ट था कि 50% लोगों ने जो पलायन किया है वो रोजगार के लिए किया है, 15-16% ने शिक्षा के लिए किया था, 9% लोगों ने स्वास्थ्य के लिए किया था। यानी अगर हम जोड़ते हैं तीनों को, 50, 15, 16 और 9, तो 75% के आसपास बैठता है। यानी 4 में से 3 लोगों ने जो पलायन किया था उत्तराखंड राज्य में, जिन 5 लाख लोगों ने उस समय पलायन किया था,
उसमें से 50%, आधे से ज्यादा लोगों ने, 50 से 51% लोगों ने रोजगार के लिए या रोजगार के अभाव में पलायन किया था। और ये जो नई रिपोर्ट आई है सरिता जी, इसमें वो आंकड़े हमारे सामने नहीं है, हमारे को उसमें इस बात का ब्रेकअप नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस है। हम अब की बार भी अज्यूम कर सकते हैं कि देखिए परिस्थितियां तो वही हैं, क्योंकि लोग रोजगार जो रोजमर्रा की बुनियादी चीजें हैं, और जिसे डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहा जाता है, जो जो एक पलायन, जो विवशता का पलायन है, तो वो इन्हीं बुनियादी कारणों से हो रहा है कि भैया रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बंदर सुअरों ने जो है खेती को चौपट कर दिया है। और पिछले कुछ वर्षों में देखिए एक और जो बड़ी बात उभर कर के आ रही है, और दुर्भाग्यवश उसका जो दंश है वो आने वाले वर्षों में बढ़ेगा, जिसे क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन कहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो पलायन हो रहा है। हमारे सामने उसका स्वर्णिम उदाहरण जोशीमठ है। खैर मैं अभी हम उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि वो डिबेट इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में हल्का सा मैं जिक्र यहाँ पर छेड़ना चाहता था। नहीं, बिल्कुल, जब जोशीमठ से लोग नीचे को आने लगे हैं, वहां से वो उनको छोड़ना ही पड़ रहा है, और ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है, इस पर डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें हम देख भी रहे हैं। और कर्णप्रयाग की बात करें, हम टिहरी में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ गांव में दरार है, वहाँ पे भी लोग अब आगे आ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुछ उसके लिए हेल्प करें। तो ये तो चीज़ें, मतलब ये एक रीज़न हो सकता है कि जलवायु इसको लेकर से भी, मतलब जो है यहाँ से पलायन अभी हो रहा है। अभी लेकिन जो जो बड़ा, जब हम एक मैक्रो लेवल पर देखते हैं, बड़े स्तर पर देखते हैं, अभी पलायन आयोग की रिपोर्ट में उसका कोई बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। वैसे भी ये वाली जो रिपोर्ट आई है, ये फरवरी की रिपोर्ट है, अभी हाल ही में मार्च में रिलीज हुई है। लेकिन जैसा आप और मैं दोनों कह रहे हैं, हम दोनों का मानना है, और ये हकीकत भी है कि जिस तरीके से चाहे वो आपदाएं हैं, उत्तराखंड में इतनी आपदाएं, इतने भूकंप, इतनी आपदाएं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, अर्थक्वेक को लेकर चेतावनियां सामने आती हैं, फॉरेस्ट फायर है, तो ऐसे एक बड़ी लंबी फेरिस्त है इस किस्म की प्राकृतिक और मानवीय, दैवीय और मानवीय आपदाओं की। खैर वापस अगर हम पलायन आयोग की रिपोर्ट पर लौटें, तो एक दो और जो प्रमुख बातें सरिता जी आपके साथ साझा करना जी। चाहूंगा इस रिपोर्ट के माध्यम से, एक नई दिशा में अगर हम आगे बढ़ें। और ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये निकल कर के आई है कि जो जो हमारे प्रदेश के जो भूता गांव हैं, उन भूता गांव में भी एक वृद्धि देखने को आई है। और मैं एक मोटी तस्वीर अगर दर्शकों के साथ साझा करूं, उत्तराखंड राज्य में 17,000 गांव, मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, और वर्तमान में जो भूताह गांव हैं वो 1800 के आसपास हैं। तो अगर आप 17,000 में से अगर आप 1800 की बात करती हैं, तो 10% से ज्यादा भूताह गांव वर्तमान में उत्तराखंड के गोस्ट विलेज हो चुके हैं। इसका ये बड़ा सरल अर्थ ये हुआ कि उत्तराखंड का हर 10वां गांव जो है वो भूताह गांव बन चुका है। तो ये अपने आप में एक 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 प्रमुख, इसको हम हेडलाइन कह सकते हैं, एक हाईलाइट कह सकते हैं, एक चिंता का सबब कह सकते हैं, क्योंकि सरकारों का प्रयास है कि जो पलायन है वो थमे, लेकिन जो स्वयं सरकार के आंकड़े हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये जो जो भूता गांव हैं, इनके आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। एक और बात सरिता जी, उसके बाद में मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आपका कोई और सवाल होगा तो उसको भी हम लेंगे। आप ये सुन आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उत्तराखंड के 17,000 गांवों में से 6,300 गांवों में अभी तक सड़क सुविधा जो है वो उनसे वंचित हैं। और ये स्वयं जो पलायन आयोग की हालिया रिपोर्ट आई है, उसी के माध्यम से मैं जानकारी आपके साथ में, दर्शकों के साथ में साझा कर रहा हूं। तो 6,300 बटा 17,000 का अर्थ ये होता है लगभग 40% गांव आज भी 22-23 वर्ष राज्य गठन के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रदेश के 10 में से 4 गांवों में आज भी सड़क की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। तो ये भी एक बड़ी जो है एक एक उसको हम न्यूज भी कह सकते हैं, एक चिंता की बात भी कह सकते हैं, जो पलायन आयोग स्वयं सरकार की रिपोर्ट के माध्यम से हमारे सामने आई है। बिल्कुल, और हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आंकड़ों की बात करें तो जैसे पौड़ी में 29,093 लोगों ने पलायन किया है। वहीं हम देख रहे हैं देहरादून से, चंपावत से, और ये आपका टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, ये 3 जगह, मतलब ज्यादा पहाड़ी एरियाज की हम बात करें तो यहाँ से ज्यादा पलायन हुआ है। और ये टेम्परेरी पलायन इसे हम कह रहे हैं। तो टेम्परेरी पलायन से मेरा बार बार वही कहना है कि ये टेम्परेरी पलायन कह तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी राज्य के अंदर अभी भी, चाहे वो स्वरोजगार को बढ़ावा देना हो, चाहे वो और जॉब्स क्रिएट करना हो, अभी भी राज्य में इतनी कमी है कि इन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। लाखों की संख्या में युवा जो है बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहां पर उत्तराखंड में सिर्फ उनके माँ बाप वहां पर स्टे कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं वो एक मजबूरी है कि उनको अपने माँ बाप को छोड़ के जो है दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। ये सरिता जी, मैंने आपसे यही वाली बात कही थी कि देखिए ये विवशता का पलायन है। कई बार जब हम पलायन के पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का
ये तर्क भी होता है कि भाई पलायन जो है वो विकास के लिए है, और निसंदेह उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है भाई, खाली उत्तराखंड की बात ही नहीं है, पूरी दुनिया में लोग जो है पलायन करते हैं, चाहे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। भाई आज अगर कोई कोई विदेश में जाकर पढ़ना चाहेगा तो वो ठीक है, वो वैसा विश्वविद्यालय तो हमारे राज्य में नहीं है, तो वो बाहर ही जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम बात यहां पर कर रहे हैं जो विवशता के पलायन की बात कर रहे हैं, जहां पर बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं के लिए, जहां पर 8,000, 10,000, 15,000 रुपए के लिए, जहां पर जो चाहे वो इंसान है या परिवार हैं, वो पलायन नहीं करना चाहते लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं, तो कम से कम इस किस्म के पलायन को रोकने के लिए सरकारों को पूरी की पूरी जो है अपनी ताकत लगानी चाहिए। दुर्भाग्यवश स्वयं सरकार के आंकड़े में बता रहे हैं कि पलायन बढ़ा है। और सरिता जी देखिए, मैं एक मोटी मोटी बड़ी ब्लंटली एक बात बोल दूं कि देखिए, हमें ना इसमें फंसना नहीं चाहिए कि ये स्थायी और अस्थायी। मोटी मोटी बात यह है कि भाई 3,35,000 लोगों ने उत्तराखंड राज्य में पलायन किया है। आप जब भी अपनी बात बोल रही थी, आपने एक शब्द का जिक्र किया और मैं वहां उस पर भी इस बहस पे आना चाहूंगा, और वो स्वरोजगार को लेकर के है। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि उत्तराखंड में सरकार ने और पूरे देश में जो है इस समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके या स्वरोजगार को लेकर के एक बड़ी किस्म से मुहिम छिड़ रही है, और तमाम किस्म की नीतियां बन रही हैं, योजनाएं बन रही हैं, और सरकारों के बड़े बड़े दावे होते हैं। लेकिन उत्तराखंड की हकीकत स्वरोजगार को लेकर सरिता जी ये है, और ये फिर से मैं ये सारे जो भी मैं आंकड़े आपके साथ दे रहा हूँ, ये सारे के सारे जो हैं इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले से हैं। ये जो पलायन जी। आयोग रिपोर्ट्स के जो प्रिंट आउट मेरे हाथ में है, मैं यहीं से ही पढ़ करके सभी चीजें जो है आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। और जहां तक जी। स्वरोजगार की बात है सरिता जी, आप भी सुन करके चौंक जाएंगी कि जो उत्तराखंड का स्वरोजगार का जो आंकड़ा है, उसमें 70% से ज्यादा जो स्वरोजगार है वो 4 श्रेणियों में है। और वो अब आप कहेंगे बताइए 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहली जो जी। श्रेणी है वो दुकान की है, दूसरी जो श्रेणी है वो दूध उत्पादन की है, जो तीसरी जो श्रेणी है वो सब्जी उत्पादन की है, और जो चौथी श्रेणी है वो टैक्सी सेवा की है। तो ये जो 4 श्रेणियां जिनका मैंने जिक्र दूध किया, सब्जी दुकान टैक्सी टैक्सी सेवा। सेवा। तो भैया दूध दुकान हो गई, दूध हो गया, सब्जी हो गई, और आपकी टैक्सी हो गई। तो मैं आपके दर्शकों से भी चाहूंगा कि वो भी कमेंट करें कि क्या, जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, तो क्या स्वरोजगार का अर्थ जो हुआ वो इन 4 चीजों को लेकर के हुआ कि क्या हम इसको स्वरोजगार कहेंगे, या हम स्वरोजगार को लेकर के कोई हमारी कोई इंस्पिरेशनल सोच होगी, कोई हमारी नई सोच होगी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच होगी, हम आईटी के क्षेत्र में कुछ करेंगे, क्या हम इस किस्म के काम करेंगे, या दुकान खोल देना, दूध के उत्पादन को शुरू कर देना, सब्जी की उसकी वो जो उत्पादन को शुरू कर देना, और टैक्सी सेवा को चला देना, क्या उसको हम जो है स्वरोजगार में अपने आप को एक ये कहेंगे कि भाई हम बहुत अच्छा उस पर कर रहे हैं सरिता जी? करेक्ट। चलिए, खैर आई थिंक ये डिस्कशन इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए, और कभी और हम इस पर और लेंथी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा समय की भी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सर आज जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से पूरी जानकारी इस पूरी रिपोर्ट पे देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अनूप नौटियाल जी, सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने पलायन निवारण आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर चर्चा की और बताया कि किस तरह से भूतिया गांव हो रहे हैं, साथ ही साथ स्थायी और अस्थायी पलायन भी यहाँ पर हो रहा है। लेकिन स्वरोजगार की भी 4 श्रेणियां उन्होंने बताई हैं, जो कि थोड़ी सी चिंतनीय है कि हम किसी और सेक्टर में भी स्वरोजगार जो है शुरू कर सकते हैं, और इसको लेकर राज्य सरकार को और भी ज़्यादा एक्टिवली अब मुहिम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या स्वरोजगार के और ऑप्शन हो सकते हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से, और इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।